तो बच्चे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को बहुत मेजरली इफेक्ट करती है, ठीक है ना। ऑब्वियसली एंजाइम जो है वो प्रोसेस करने वाला है सबस्ट्रेट को ही इनटू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में जब वो सबस्ट्रेट कन्वर्ट होना है तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंटली मैटर करेगी। हाँ, एंजाइम की कंसंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है एक रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने में, क्योंकि जितना ज्यादा एंजाइम का कंसंट्रेशन होगा उतनी ज्यादा एक्टिविटी हम देख पाएंगे, उतने ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हम देख पाएंगे। लेकिन अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के केस में इनिशियली क्या होता है, जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज करने के दौरान एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है। हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एंजाइम रख रहे हैं, एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो फिक्स रख रहे हैं, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच रखेंगे, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे। तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एंजाइम एक्टिविटी। पर बच्चे लेटर ऑन क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि एंजाइम एक्टिविटी बढ़ना बंद हो जाएगी। हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जितना भी बढ़ा ले, एंजाइम की एक्टिविटी फर्दर इंक्रीज होगी ही नहीं। इनफैक्ट जो है एक स्टेशनरी फेज आ जाएगा, एक ऐसा फेज जहां पे ओवरऑल रिएक्शन रेट जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा एक सेम पेस पे। तो बच्चे बट फर्दर इंक्रीज लीड्स टू अ स्टेशनरी फेज, यानी कि फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, मुझे इसको समझेंगे, इस कंसेप्ट को एक ग्राफ की हेल्प से समझेंगे, ठीक है, जिसमें हम एक तरफ रेट ऑफ रिएक्शन को प्लॉट करेंगे और दूसरी तरफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को। तो इसके हेल्प से डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे कि क्या चीजें हैं जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ेगा नहीं फर्दर। तो मुझे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बट एक टाइम ऐसा आया कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई हो रहा है और पेस जो है रिएक्शन का बढ़ता जा रहा है, बढ़ता गया, ठीक है। बट एक टाइम इस पॉइंट के बाद फर्दर हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज तो किया, लेकिन हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहा है, एक स्टेशनरी फेज आ गया, ठीक है। तो बच्चे ये क्यों हुआ, इसको एक बेसिक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे पास क्या है, एंजाइम है। एंजाइम जो है नियरली एंजाइम जो है हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स है, राइट। टेन मॉलिक्यूल्स नियरली एंजाइम के। अब हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, लाइक दिस, एक सबस्ट्रेट, दूसरा सबस्ट्रेट, तीसरा, इस तरीके से हम इंक्रीज करते गए। तो अल्टीमेटली वी यूज्ड 10 सबस्ट्रेट्स, ठीक है। तो हम 10 सबस्ट्रेट्स हमने ऐड कर लिए। अब 10 मॉलिक्यूल्स के 10 एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो गए। अब इस दौरान क्या हो रहा है, हमने जैसे जैसे 10 सबस्ट्रेट्स ऐड किए, यहां तक 10 सबस्ट्रेट बाइंड कर गए और फर्दर इसकी एक्टिविटी प्रोसीड कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे पेस इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि अभी तक एक्टिव साइट्स वेकेंट थी, जितना सबस्ट्रेट आ रहा था उतना यूटिलाइज हो रहा था, उतना प्रोसेस हो रहा था, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता गया। बट इस पॉइंट पे आके क्या हुआ, हमारे पास 10 की 10 एक्टिव साइट जो है वो ऑक्यूपाइड थी, और उसके बाद जब एक एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाएगा, रिलीज करेगा, फिर जाके फर्दर एक नया सबस्ट्रेट बाइंड कर पाएगा उस एक्टिव साइट पे। तो मतलब इस दौरान क्या होता है, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एंजाइम के लिए, तो हमारे पास उस केस में क्या होगा, उस केस में एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड रहेंगी, जिसकी वजह से फर्दर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, और एक टाइम पे
ऐसी सैचुरेशन आ जाएगी कि एंजाइम के लिए उसके पास फर्दर साइट्स नहीं है, और तब साइट्स बनेंगी जब हमारे पास सबस्ट्रेट जो ऑलरेडी बाइंड है वो प्रोडक्ट बन के निकलेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि एक एंजाइम जब प्रोडक्ट बना रहा है फिर दूसरा सबस्ट्रेट बाइंड किया तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही नहीं है, एक स्टेशनरी फेज आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये सिग्मोइड टाइप ऑफ ग्राफ जो है वो इसी कंसेप्ट की वजह से बनता है, स्टेशनरी फेज इसी वजह से आता है। ठीक है, तो बच्चे ये जो केस है हमारे पास जहां पे मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन रहा, इसे मैक्सिमम वेलोसिटी कहते हैं, वी मैक्स। वी मैक्स यानी कि इस दौरान रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम रहा, और उसके बाद चाहे आप जितना भी सबस्ट्रेट ऐड कर लो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एंजाइम्स लिमिटेड है, और सबस्ट्रेट तब बाइंड करेगा जब वो लिमिटेड एंजाइम्स की एक्टिव साइट जो है वो वैकेंट होगी। ठीक है, पर बच्चे वी मैक्स की जगह हम क्या करते हैं, चीजों को इजीली एनालाइज करने के लिए हम स्टडी करते हैं हाफ वी मैक्स, यानी कि हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो वी मैक्स की जगह हम क्या करेंगे, हाफ वी मैक्स स्टडी करेंगे। तो हाफ वी मैक्स जो है वो है मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन, हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चे अब इस केस में हम यहां देखेंगे हाफ वी मैक्स के केस में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, हम डिटरमाइन करेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कि किस पॉइंट पे, किस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में रिएक्शन जो है वो अपनी हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर चुका होता है। ठीक है, तो वी मैक्स चेक ना करते हुए हम हाफ वी मैक्स चेक करते हैं, यानी कि हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वो किस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के दौरान हो रही है तो हमें यहाँ पे मार्क करेंगे। तो बच्चे वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब एंजाइम जो है वो अपनी जो रिएक्शन जो है वो अपनी हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेती है, उसे केएम कहते हैं। केएम यानी कि माइकलिस कांस्टेंट। तो बच्चे इस ग्राफ में केएम क्या है, केएम एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को डिनोट करता है जब ये रिएक्शन जो है वो अपनी हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेती है। ठीक है, तो व्हाट इज केएम, केएम यानी कि माइकलिस कांस्टेंट। आपको बहुत सारी बुक्स में माइकलिस मेंटन कांस्टेंट दिखेगा, वो भी गलत नहीं है, माइकलिस और मेंटन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है। तो केएम इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन when reaction attains its half maximum velocity। यानी कि हाफ वी मैक्स। ठीक है, और हमारे पास वी मैक्स के बाद स्टेशनरी, वी मैक्स के दौरान स्टेशनरी फेज आता है, उसके बाद नहीं बढ़ती। तो स्टेशनरी फेज जैसे मैंने कहा इट इज ड्यू टू ऑक्यूपाइड एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट्स जो है बेटा वो ऑक्यूपाइड रहेंगी इस वजह से। ठीक है, तो ये है हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट। मुझे ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इनिशियली पेस ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा, बट एक टाइम ऐसा आया कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर भी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ा बल्कि स्टेशनरी फेज आ गया। और उसका रीजन ये था कि एंजाइम की सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो चुकी थी, और ऑक्यूपाई होने की वजह से अब फर्दर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पा रहा था। वो नेक्स्ट सबस्ट्रेट तब बाइंड करेगा जब हमारे पास एक्टिव साइट जो है वो वैकेंट हो जाएगी, प्रोडक्ट बन के एक सबस्ट्रेट रिलीज हो जाएगा। तो उस टाइम पे रेट तो नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि एंजाइम जो है वो लिमिटेड है, वो लिमिटेड सबस्ट्रेट पे ही काम करेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इस केस में नहीं बढ़ पाता है। तो ये है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट ऑन एंजाइम एक्टिविटी। तो इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर फॉर द तो बच्चे इनहिबिटर का इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहले इनहिबिटर होते क्या है, तो इनहिबिटर जो है वो सब्सटेंसेस हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं। सो इनहिबिटर
This suppresses enzyme activity. एंजाइम एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं और प्रोसेस जिसकी हेल्प से इनहिबिटर जो है एंजाइम एक्टिविटी को सप्रेस कर रहे हैं, तो उस कंसेप्ट को कहा जाता है इनहिबिशन। ठीक है, तो बच्चे इनहिबिशन के कंसेप्ट के अंदर हम तीन मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे। वो तीन मैकेनिज्म्स हैं, सबसे पहला कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सेकंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंड थर्ड एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। तो इनहिबिशन में तीन टाइप्स डील करेंगे, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और एलोस्टेरिक। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। यहां पे टर्म इनहिबिशन नहीं यूज करूंगी, मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो बच्चे तीन कंसेप्ट एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहला कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो बच्चे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नाम से पता चल रहा है, इस इनहिबिटरी मैकेनिज्म में हमें एक कंपटीशन देखने को मिलेगा, कुछ कंपोनेंट्स के बीच में कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो बच्चे होता क्या है, इसमें क्या करता है, इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में सबस्ट्रेट और इनहिबिटर जो है वो एक पर्टिकुलर एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए कंपीट करते हैं। लेकिन अगर वहां पे इनहिबिटर बाइंड कर रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली सप्रेस हो जाएगी एंजाइम की एक्टिविटी। ठीक है, तो बच्चे इससे पहले एक डायग्रामेटिक हेल्प से समझाती हूँ, फिर फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो हमारे पास ये है सबस्ट्रेट, दिस इज द सबस्ट्रेट जिसे एक्चुअली बाइंड होना है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। और दूसरा हियर वी हैव सेकेंड कंपाउंड, जो कि अगर फिजिकली एस्पेक्ट में हम यहाँ पे फिजिकल एस्पेक्ट में दिखा रहे हैं। ठीक है, कंपैटिबिलिटी ऑफ एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट। तो बच्चे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की कंपैटिबिलिटी दोनों की एक्टिव साइट के साथ है, दोनों बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इनहिबिटर। तो इनहिबिटर और सबस्ट्रेट जो है दोनों के पास टेंडेंसी है कि वो एक्टिव साइट पे बाइंड कर सके। अगर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो जाके प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन जब इनहिबिटर बाइंड करेगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास कोई आउटपुट नहीं रहेगा और हम कह सकते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो सप्रेस हो गई, वो हॉल्ट हो गई। ठीक है, तो बच्चे इन दिस केस इनहिबिटर विच इज नियरली सिमिलर टू सबस्ट्रेट, सिमिलर मैं सिर्फ यहाँ पे फिजिकल एस्पेक्ट में दिखा रही हूँ, बट एक्चुअली इनके केस में केमिकल कंपैटिबिलिटी होती है, जो हमने इनिशियली भी बात की है कि एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए केमिकल कंपैटिबिलिटी होना जरूरी है। तो इनहिबिटर्स जो है दे कंपीट विद सबस्ट्रेट फॉर एक्टिव साइट। और जब बाइंड करेगा तो इनहिबिटर जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, can't be processed into product, वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा और अल्टीमेटली हमारे पास इनहिबिशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे बाइंड करना है, तो इनहिबिटर जो है वो कंपीट करता है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए। पर बच्चे अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों ले रहे हैं। ठीक है, और दोनों एक्टिव साइट के लिए कंपीट कर रहे हैं। तो सोचो हमारे पास 10 एंजाइम्स है, 10 एंजाइम्स के केस में हमारे पास इनहिबिटर 2 है और सबस्ट्रेट जो है वो पूरे 10 है। तो प्रोबेबिलिटी है कि सबस्ट्रेट जो है वो मैक्सिमम साइट्स ऑक्यूपाई करेंगे।
ठीक है, तो मैक्सिमम साइट्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब हमारे पास 5 सबस्ट्रेट्स है, 5 इनहिबिटर्स है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम के केस में। तो बच्चे दोनों इक्वली बाइंड करेंगे, ठीक है। अब वी हैव 8 इनहिबिटर्स एंड 2 सबस्ट्रेट्स, तो इनहिबिटर्स ज्यादा बाइंड करेंगे। अब सोचो हमारे पास बराबर बराबर है, सबस्ट्रेट 10 है और इनहिबिटर 10 है, तो वो 10 इनहिबिटर्स और सबस्ट्रेट जो है वो आपस में compete करेंगे बाइंड करने के लिए एक्टिव साइट पे। तो उस केस में हमने क्या किया, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। हमने क्या किया, 10 से 12, 12 से 14 एंड फर्दर इस तरीके से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाते गए। तो सोचो अब सबस्ट्रेट के बाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 10 इनहिबिटर्स 10 एंजाइम्स, लेकिन सबस्ट्रेट जो है वो हम इंक्रीज करते जा रहे हैं 10 to 15, 15 to 20 इस तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी सबस्ट्रेट की इंक्रीज हो गई बाइंड करने की, है ना। तो बच्चे ये रिएक्शन, ये इनहिबिशन प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है, इसे रिवर्स किया जा सकता है। अगर इनहिबिटर बाइंड कर गया है या कर रहा है तो उस केस में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं इनहिबिटर की बाइंडिंग, ठीक है। तो इट्स अ रिवर्सिबल इनहिबिशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके केस में अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर ले तो हम इसके केस में इनहिबिशन प्रोसेस को रोक सकते हैं। इट कैन बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि हमें Km वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। Km यानी कि माइकलिस कांस्टेंट, जो कि एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जब रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेती है। तो रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यानी कि Km वैल्यू, ठीक है। तो बच्चे इसके लिए हम वापस से ग्राफ लेंगे, वही सेम ग्राफ जो हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के दौरान पढ़ा था। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का क्या इफेक्ट होगा उस ग्राफ पे। तो बच्चे उसके लिए हमें ओवरऑल एस्पेक्ट्स लेने पड़ेंगे कि इनहिबिटर जो है वो कॉम्पीट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वी मैक्स को किस तरीके से इफेक्ट करेगा और रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है या नहीं है। तो ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चे नॉर्मल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के केस में, ग्राफ के केस में हमारे पास जब ये ग्राफ आया, ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है आपसे डील करूंगी। ये नॉर्मल ग्राफ है जो हम इनहिबिटर के बिना डील कर रहे हैं। तो बच्चे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में क्या हुआ, जब हमने क्या किया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यहाँ पे नॉर्मल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इनिशियली इंक्रीज होगा फिर स्टैटिक फेज ले लेगा। लेकिन इनहिबिटर की प्रेजेंस में क्या होगा, हमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करना पड़ेगा इस तरीके से। क्यों, क्योंकि बच्चे अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं करेंगे इनहिबिटर की प्रेजेंस में तो इनहिबिटर बाइंड करके एंजाइम की एक्टिविटी को सप्रेस करता रहेगा। तो मतलब इस केस में क्या होगा, अगर हम एंजाइम को इनहिबिटर की प्रेजेंस में रहने दे रहे हैं और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं कर रहे तो हमारे पास Vmax अटेन ही नहीं हो पाएगा, इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। तो मतलब जब Vmax अटेन ही नहीं होगा तो मतलब रिएक्शन पूरी हुई ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे Km इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल ग्राफ इस तरीके से ना हो, Vmax कंप्लीटली अटेन हो जाए, तो उसलिए हम क्या करते हैं, Km इंक्रीज कर देते हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं ताकि इनहिबिटर जो है वो बाइंड ना कर पाए एंजाइम के साथ और अल्टीमेटली हमारे पास अटेन हो जाता है Vmax, ठीक है। तो ये आया हमारे पास ग्राफ इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और बच्चे आप यहां देख रहे हो, तो ये है हमारे पास हाफ Vmax और ये आया नॉर्मल Km। तो हाफ Vmax जो है इसी केस में नॉर्मल Km ये रहा, लेकिन अगर हम इस केस में देखें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में Km जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई और Km जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज इसीलिए हुई क्योंकि हमारे पास इनहिबिटर जो है वो बाइंड कर रहा था एक्टिव साइट पे, तो उसके लिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना पड़ा, तो अल्टीमेटली हमारे पास Km वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई। तो बच्चे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में अगर आप Km की बात करो तो इट इंक्रीजेस, वो चेंज होता है, लेकिन Vmax की बात करो
तो वो चेंज नहीं होता, उसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे मैंने कहा था हम ओवरऑल एस्पेक्ट लेंगे, हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि इनहिबिटर क्या कर रहा है, हम उस केस में सबस्ट्रेट की भी बात करेंगे कि सबस्ट्रेट कितना इफेक्ट डाल सकता है उस इनहिबिशन प्रोसेस में। ठीक है, तो हमें ओवरऑल सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर करके ग्राफ ड्रॉ करना है। सबस्ट्रेट जो है उसने इनहिबिशन के प्रोसेस के दौरान उसके सब कंसंट्रेशन चेंजेस की वजह से इनहिबिशन के दौरान क्या चेंजेस आते हैं वो भी हमने यहाँ पे प्लॉट किया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वी मैक्स तो चेंज नहीं हुआ, वी मैक्स तो अटेन हो गया, बट केएम कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, सेकेंड एस्पेक्ट है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वो एक डिफरेंट मोड ऑफ इनहिबिशन है, जिसके केस में सबस्ट्रेट जो है वो इनहिबिटर के साथ बिल्कुल भी कॉम्पीट नहीं करता। हाँ, वो एंजाइम में बाइंड करता है लेकिन ऐसी जगह पे जो कि एक्टिव साइट नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और साइट दिखाऊंगी इस केस में एंजाइम में, जो कि एलोस्टेरिक साइट कही जाती है। ठीक है, तो एंजाइम में एक्टिव साइट के अलावा भी डिफरेंट साइट्स होती है, और वो साइट्स जो होती है वो ऐसे कंपोनेंट के बाइंड करने के लिए होती है जो कि उनके स्ट्रक्चर में कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाए और अल्टीमेटली उन्हें एक्टिवेट कर दे। ठीक है, अब बहुत सारे एंजाइम सुना होगा, तो एंजाइम जो है वो कुछ मेटल आयंस की प्रेजेंस में काम करते हैं, है ना, कुछ जो है दूसरे उसके बेसिक प्रोटीन पार्ट के बाइंड करने से काम करते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट बाइंड करने से काम करता है। वो इसीलिए क्योंकि वो पार्ट जो है वो बहुत जरूरी है ताकि प्रोटीन यानी कि एंजाइम अपना एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन ले ले। तो बच्चे इसके केस में वो दूसरी साइड यानी कि एलोस्टेरिक साइड पे हमारे पास इनहिबिटर बाइंड कर सकता है, और वो इस तरीके की कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाएगा एंजाइम में, जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। सबस्ट्रेट चाहे बाइंड कर जाएगा इस साइड पे, लेकिन फिर भी वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा क्योंकि एंजाइम में के स्ट्रक्चर में उसके अरेंजमेंट में चेंजेस आ गई हैं इस इनहिबिटर के बाइंड करने की वजह से। तो इनहिबिटर ने बाइंड करके क्या किया, इनहिबिटर ने बाइंड करके कन्फॉर्मेशनल चेंजेस ले आई एंजाइम में और ऐसी साइट पे बाइंड किया जो एक्टिव साइट नहीं है, तो एक्टिव साइट से दूसरी साइट पे बाइंड किया और उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस ले आई, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट अगर एक्टिव साइट पे बाइंड कर भी जाएगा तो भी वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इनहिबिटर जो है इट कॉजेस कन्फॉर्मेशनल चेंजेस। कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन एंजाइम। तो इस तरीके से हमारे पास खुद देखो इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट नहीं कर रहा, सबस्ट्रेट को बाइंड करना एक्टिव साइट पे तो करे, लेकिन वो दूसरी इनहिबिटर जो है वो किसी दूसरी साइट पे बाइंड कर जाएगा जो कि एक्टिव साइट है ही नहीं। जहां पे सबस्ट्रेट को बाइंड करना वहां पे वो बाइंड नहीं करेगा, तो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पिटिशन की बात ही नहीं होती। ठीक है, तो बच्चे अब इस वजह से ये रिएक्शन जो है, ये इनहिबिशन प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल हो जाता है, क्योंकि हम चाहे कितना भी सबस्ट्रेट ऐड कर ले, यहाँ पे इनहिबिटर जो है वो अपनी जगह से नहीं हटेगा क्योंकि कंपटीशन हो ही नहीं रहा। सबस्ट्रेट अगर हम ऐड भी करते जाएंगे वो एक्टिव साइट को के अंदर बाइंड जरूर कर लेगा, लेकिन इनहिबिटर को कोई इफेक्ट होने ही नहीं वाला। ठीक है, तो बच्चे ये इरिवर्सिबल कॉन्फिगरेशन इरिवर्सिबल इनहिबिशन है। ठीक है, तो हमारे पास इसी केस में एग्जांपल आती है साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में आपने सुना होगा। तो साइनाइड खाते ही इंसान जो है वो इमीडिएटली उसे डेथ मिल जाता है। वो इसीलिए क्योंकि साइनाइड जो है वो आपके रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के एक एंजाइम है, दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, उसके डिफरेंट साइट पे बाइंड कर जाता है, और साइट पे बाइंड करना और रेस्पिरेटरी चेन का प्रोसेस है, तो इमीडिएटली हमारे पास वो रेस्पिरेटरी चेन, रेस्पिरेटरी सीक्वेंस रुक जाएगा और अल्टीमेटली इंसान जो है उसका डेथ हो जाता है, ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है। और इस रिएक्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो इसीलिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। तो साइनाइड पॉइजनिंग इट इफेक्ट्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अगर हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करें उसके केस में हमारे पास जो एग्जांपल है वो है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की। तो उसके केस में क्या होता है, जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है वो एक एंजाइम है जो कि सक्सिनेट को बाइंड करता है।
ठीक है। बट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में वहां पे मैलोनेट बाइंड कर जाएगा, ठीक है, यानी कि मैलिक एसिड, तो वो क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा एंजाइम की एक्टिविटी को। लेकिन अगर हम सक्सिनिक एसिड की कंसंट्रेशन वहां पे बढ़ा देंगे तो वो रिवर्स होनी शुरू हो जाती है रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन के रिवर्सिबल होने के चांसेस हो जाएंगे, इनहिबिशन के रिवर्सिबल होने के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन इस केस में सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज जैसा कंसेप्ट नहीं है। इस केस में हम रिएक्शन के रिवर्स होने के चांसेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनहिबिटर जो है वो दूसरी साइड पर बाइंड कर रहा है। तो इस केस में अगर ग्राफ आएगा तो वो किस तरीके से आएगा, तो बच्चे हमारे पास जो ग्राफ आएगा, दैट ग्राफ वुड बी लाइक दिस। हम क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, बट कोई इफेक्ट नहीं होगा रेट ऑफ रिएक्शन में। तो वो इफेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबस्ट्रेट जो है वो अपनी जगह बाइंड जरूर कर रहा है, वो प्रोसेस ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे नॉर्मल पेस आएगा लेकिन Vmax अटेन ही नहीं हो पाएगा। तो नॉन कॉम्पिटिटिव के केस में हमारे पास Vmax जो है वो डिक्रीज हो जाता है, वो अटेन कभी नहीं हो पाता। तो मतलब हमारे पास इस केस में Km में यानी कि माइकलिस कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ, Km चेंज नहीं होगा, Km नहीं बदलेगा। जब Vmax से अटेन नहीं हो पाएगा तो हाफ Vmax की बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे, और Vmax जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट केस में कॉम्पिटिटिव केस ऑफ इनहिबिशन के केस में हमने देखा कि Km इंक्रीज हुआ था और Vmax अटेन हो गया था, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। यहाँ तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे Km में कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि Vmax जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। Km इंक्रीज हुआ था लास्ट केस में, यहाँ पे Vmax डिक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट अबाउट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो बच्चे थर्ड है हमारे पास एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, जिसे फीडबैक इनहिबिशन भी कहा जाता है बेटा, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। तो बच्चे इसके केस में भी एलोस्टेरिक नाम आया है, यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे एलोस्टेरिक साइट की, जो एंजाइम के केस में प्रेजेंट होती है। तो बच्चे इसके केस में क्या होता है, केमिकल और प्रोडक्ट जो कि एक एंजाइम बना रहा है, तो मतलब कोई रिएक्शन हो रही है और एंजाइम ने प्रोसेस करके एक प्रोडक्ट बनाया, और वही प्रोडक्ट जो है बच्चे जब वो बन जाएगा सफिशिएंट अमाउंट में, वो एंजाइम को इनहिबिट करना शुरू कर देगा। तो बच्चे प्रोडक्ट इटसेल्फ इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, प्रोडक्ट इटसेल्फ इनहिबिट्स एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। और बच्चे ये प्रोसेस जो है वो बॉडी में रेगुलेशन का काम करता है, और इसमें जब प्रोडक्ट ही एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है फर्दर प्रोडक्ट बनाने से, तो बच्चे इस वजह से इस मैकेनिज्म को, इस मॉड्यूलेशन को फीडबैक इनहिबिशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट अपना फीडबैक दे रहा है, वो बता रहा है कि मैं सफिशिएंट अमाउंट में बन चुका हूँ, अब फर्दर फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें एग्जांपल लूंगी मैं, सबसे पहला रिएक्शन का, रेस्पिरेटरी रिएक्शन का ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन है, जिसमें ग्लूकोज जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय एन एंजाइम दैट इज हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या करता है, वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और बच्चे जैसे जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता जाएगा, वैसे वैसे वो क्या करेगा, हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को सप्रेस करेगा, उसे रोक के रखेगा। और जब तक ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट खत्म नहीं हो जाता, तब तक इसमें से इनहिबिशन नहीं हटेगा, और नया ग्लूकोज जो है वो फर्दर प्रोसेस होके नया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कब हटेगा, ये तब हटेगा जब ये बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और जैसे जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नेक्स्ट स्टेप में आकर ये पर्टिकुलर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा, तो यहां से खाली हो गया, इनहिबिशन हट जाएगा और एक्सोकाइनेज नया ग्लूकोज बनाएगा, ताकि रिएक्शन फर्दर से कंटिन्यू हो सके। और इसी तरीके से हमारे पास प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा।
रहता है। तो मतलब हमारे पास प्रोडक्ट ने जो हेक्सोकाइनेस से बनाया उसी ने ही हेक्सोकाइनेस को सप्रेस किया बाय द टाइम, ताकि बल्क में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ना बने, उतना ही बने जितना की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और मुझे एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन सबसे पहले आइडेंटिफाई कर पाए जैकब एंड मोनार्ड इन L-threonine डिहाइड्रेटेस। डिहाइड्रेटेस, तो बच्चे ये एंजाइम वो है जो कि अमीनो एसिड यानी कि अमीन ग्रुप की ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। तो बच्चे इसके केस में क्या होता है, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बनता है आइसोल्यूसिन। ठीक है, सो वो आइसोल्यूसिन क्या करेगा, वो इस L-threonine डिहाइड्रेटेस एंजाइम को इनहिबिट करेगा, और तब तक इनहिबिट करेगा जब तक आइसोल्यूसिन जो है वो यूटिलाइज नहीं हो जाता, और अल्टीमेटली हमारे पास डिहाइड्रेटेस एंजाइम जो है वो फ्री नहीं होगा और हमारे पास नया आइसोल्यूसिन नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसके अलावा एक और एग्जांपल कर लो, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मोनार्ड। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लिख लो, दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। तो बच्चे ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है एटीपी फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एटीपी की फॉर्मेशन होती है यानी कि एनर्जी करेंसी की फॉर्मेशन होती है, वो एनर्जी करेंसी क्या करेगी, जैसे जैसे बनते जाएगी वैसे वैसे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस को इनहिबिट करती जाएगी, रोकती जाएगी, सप्रेस करती जाएगी। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, एटीपी आपको एनर्जी चाहिए थी, आपने एटीपी यूटिलाइज कर लिया। अब एटीपी यूटिलाइज करने के बाद क्या बनता है, एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और बच्चे जैसे जैसे एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी में, तो एडीपी जो है इस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस की एक्टिविटी को प्रमोट करेगा ताकि वो फर्दर एटीपी बनाए। ठीक है, तो मतलब एटीपी था उसने सप्रेस किया, पर यूटिलाइजेशन के बाद जब वो एडीपी बना तो उसने प्रमोट किया ताकि वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस की एक्टिविटी को बढ़ाए और एटीपी की फॉर्मेशन को प्रमोट करे। तो ये है बच्चे हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन, जिसमें प्रोडक्ट खुद अपना फीडबैक दे रहा है टू द एंजाइम जिसने उसे फॉर्म किया। ठीक है, तो ये है एलोस्टेरिक इनहिबिशन और फाइनल कंसेप्ट। तो बच्चे याद रखेंगे एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन के दौरान हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो फीडबैक इनहिबिशन जरूर दे रहा है, लेकिन फीडबैक के लिए वो बाइंड करेगा एलोस्टेरिक साइट पे ही। इट बाइंड्स एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम। एलोस्टेरिक साइट यानी कि वो साइट जो एक्टिव साइट के अलावा होती है, ताकि वहां पे डिफरेंट कंपोनेंट्स बाइंड कर सके एंजाइम को एक्टिवेट या सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो ये रहा एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन और 3 तरह की इनहिबिटरी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है।